चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मान जा तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर हम एक पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट हो सकते हैं। तो माय फ्रेंड, कुछ तो ऐसे कंटेंट है जो जनरली फिक्स है, जो होंगे ही होंगे। जब पार्टनरशिप डीड कोई भी बना रहा होगा तो उसमें वो कंटेंट होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसका कोई नाम रखा है, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में नाम रखोगे, उसका एड्रेस डालोगे कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म का नाम है और इसका एड्रेस ये है, इसकी लोकेशन ये है। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब उनकी डिटेल कि भाई वो कौन है। अब मान लीजिए उस पार्टनर्स में हमने कहा कि जी केशव विग। अब हमारे दिमाग में तो केशव विग ये, लेकिन पता नहीं वर्ल्ड में तो केशव विग और कितने हो सकते हैं। तो स्पेसिफाई होना चाहिए ना कि कौन सा केशव विग, कौन सा वंदित गुप्ता। वंदित गुप्ता पता नहीं कितने और हो सकते हैं, साहिल गोयल पता नहीं कितने हो सकते हैं, अध्ययन जैन पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेसिफाई होना चाहिए भाई इसकी बात कर रहे हैं हम, ये है, ये उसकी आइडेंटिटी है, राइट। तो यानी ये चीज यहाँ पे कॉमन हो गई जी। डेट ऑफ कमेंसमेंट की पार्टनरशिप हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो वो चीजें हैं जो हमें यहाँ लिखनी ही लिखनी है। अब उसके बाद अब सर हो सकता है जी यहाँ पे जो पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक। अब सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अब ये एक पार्टनरशिप फर्म है सर, ठीक है जी। इसके अंदर सर ये 3 लोग हैं, ठीक है जी। एक ये दूसरी पार्टनरशिप फर्म है सर, बात सुन आ रही है सर? इनके विचार, तो फ्रेंड्स इन पार्टनर्स के विचार कुछ और हो सकते हैं, इन पार्टनर्स के विचार कुछ और हो सकते हैं। ये तो हो सकता है कि जी हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, बहुत है, हमने मुजबानी बात कर ली, हमें पता है सारे जमीर वाले व्यक्ति हैं, कोई इशू नहीं है। ये कहना सर हम रिटर्न में बात करेंगे। चलो जी, अब आज ये रिटर्न में बात करते हैं सर। अब कंटेंट की बात होती है। अब हो सकता है सर ये कंटेंट में जो कायदे कानूनी तो है पार्टनरशिप डीड, पता चला जी ये कायदे कानून, कोई 4 कायदे कानून लिख रहा है, कोई 40 लिख रहा है, इट्स डिपेंड। तो वो कायदे कानून क्या हो सकते हैं, इस पे सिर्फ एक नजर है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यही कायदे कानून होंगे, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सिर्फ ये एक व्यू है कि ये हो सकते हैं। जैसे इट शुड मेंशन द कैपिटल विच कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, कि भाई कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है, ये तो कॉमन सी बात है, ये होनी चाहिए उसके अंदर। डिस्क्लोज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, कि जो अगर पार्टनर्स हैं तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। क्या सारे पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट कमाएंगे? हो सकता है किसी ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा हो सकता है कोई ज्यादा टैलेंटेड हो, ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा हो। तो इट शुड बी क्लियर कि भाई किसको क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट, इट शुड डिस्क्लोज द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर मान लीजिए कल को हमें लगता है कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन समझिए सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, दोबारे से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सर, यानी पहले वाली फर्म को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरी फर्म उसकी जगह बना रहे हैं, दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके कायदे कानून क्या हो सकते हैं। तो जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन में का चेंज इन रेशो, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी कि एबीसी की रेशो 5:3:2 थी। आप कह रहे नहीं जब तो इक्वल बांटेंगे, तो पहले खत्म हो गई पार्टनरशिप, इक्वल रेशो में नहीं पार्टनरशिप शुरू हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने सर यहाँ पे कहा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको कि यहाँ पे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, अब यहाँ पे एक पार्टनर का और एडमिशन हो रहा है सर यहाँ पे, तो क्या होगा, जो ये एबीसी में पार्टनरशिप थी 3 पार्टनर्स में, वो खत्म हो गई और 4 पार्टनर्स में पार्टनरशिप उसकी जगह स्टार्ट हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, ठीक हो गया। मालिक ना करे कि पता चला जी एक व्यक्ति बाहर हो गया ड्यू टू रिटायरमेंट और भगवान को प्यारा हो गया, बोला तो स्वर्ग ही जाएगा, जाना नरक में रहो, ठीक। तो से बाहर हो गया, तो अब पता चला जी ये बाहर हो गया, बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म को, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे टाइप क्या है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुरानी फॉर्म खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी जगह एक नई फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी, तो दैट्स नोन एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। चलिए जी, तो अब मैंने कहा सर यहाँ पे कहानी शुरू हो गई हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन की।
इट शुड मेंशन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने कहा गुडविल क्या है सर? रेपुटेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। अब अकाउंट्स में तो सारा डाटा सर फाइनेंशियल है, तो अकाउंट्स में जो रेपुटेशन है उसको बोला गया है गुडविल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी वो सारा यहां बता सकते हैं। अब ये ध्यान करना सर, जो मैंने भी आपको ये नाम लिए हैं, अगर आप बुक में देखोगे तो चेंज इन रेशो एक चैप्टर है पूरा। आप देखोगे एडमिशन एक चैप्टर है सर पूरा। आप देखोगे डेथ या रिटायरमेंट चैप्टर है सर एक पूरा। वैल्यूएशन गुडविल पूरा एक चैप्टर है सर। अब आपका ये आ रही है मेरी बात सुनने? तो वैल्यूएशन गुडविल के सर आपके पता नहीं कितने मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, हिडन मेथड। तो आप यहां पे बता सकते हो सर पहले कि हमारे उस फॉर्म में जो गुडविल की वैल्यूएशन करी जाएगी भाई वो एवरेज प्रॉफिट से करी जाएगी, या वो सुपर प्रॉफिट से करी जाएगी, या वो कैपिटलाइजेशन मेथड से करी जाएगी। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है सर, जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे आपने यहाँ लिखा जी एवरेज प्रॉफिट मेथड से करी जाएगी, लेकिन बाद में आप चेंज हो गए, बाद में आपने कहा नहीं जी एवरेज से नहीं, सुपर प्रॉफिट से करी जाएगी। तो सारे पार्टनर्स अगर तैयार हैं, एग्री है, तो अमेंडमेंट हो जाएगी सर, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इट इंक्लूड द वे ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आप मेरी बात को समझिए सर। मैंने कहा अगर वाकई में हमने पढ़ाई करी है तो 11th क्लास में सर हमने क्या देखा? बैलेंस शीट बनानी सीखी, और उसके अंदर आपको काफी सारे कंसेप्ट्स वगैरह, assumptions वगैरह सिखाई गई। फ्रेंड्स उसमें आपको सिखाया गया कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है कि जो आप अपने फिक्स एसेट्स की बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखा रहे हो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे दिखा रहे हो, इंस्टीड ऑफ मार्केट वैल्यू। कि मार्केट वैल्यू क्या है? बात समझ आ रही है? अभी देखो बड़ी आराम से समझाएगी आपको मेरी बात। हाँ जी सर, मैंने कहा ये 3 पार्टनर है सर, ठीक है जी। अब चौथे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं सर, ये ठीक हो गया। अब इन 3 के जो पहले से जो बैलेंस शीट दे रखी है सर, वो बैलेंस शीट सर कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में सर एसेट साइड में सर लैंड लिख रखी है, जमीन, लैंड या लैंड एंड बिल्डिंग जो मर्जी लगा लीजिए सर। अब वो लिख रखी है सर 20 लाख की, 20 लाख की खरीदी थी। इन पार्टनर्स को बिजनेस चलाते हुए मान लीजिए 10 साल हो गए सर। ये जो लैंड 20 लाख की लिख रखी है, ये लिख रखी है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज इसकी वैल्यू जो 20 लाख लिखी हुई है इसकी वैल्यू 2 करोड़ हुई पड़ी हो? पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप मुझे बताइए सर, जब नए पार्टनर को बुलाएंगे तो आपको क्या लगता है? उसको हम ये कहेंगे भैया 20 लाख के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे या 2 करोड़ के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे? 2 करोड़ के हिसाब से। तो यानी कि इस केस में आपको अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, कि भाई लैंड लिख रखी है 2 लाख की, 2 लाख की नहीं है भाई, 20 लाख की लिख रखी है, सॉरी 20 लाख की नहीं है, 2 करोड़ की है भाई। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की जो बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखी है वो एक्चुअल में कितने की है, जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में लिख रखी है वो एक्चुअल में कितने की है। तो दैट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये भी हम पार्टनरशिप डीड में बता सकते हैं, ये भी सर टॉपिक का पार्ट है सर। चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, सब में आप ये पढ़ोगे रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो ये चीज आप पार्टनरशिप डीड के अंदर सर हम यहाँ पे बता सकते हैं सर, ठीक हो गया जी। चलिए जी अगले चलते हैं जी आगे। उसके बाद इट शुड आल्सो क्लियरली मेंशन द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच पार्टनरशिप में डिसॉल्व। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं जी वाइंड अप करना, कि किस केस में एक फर्म का वाइंड अप हो जाएगा, बंद हो जाएगी सर परमानेंटली, तो उसके जो कायदे कानून कुछ हैं वो लिख सकते हैं सर कि भाई इस केस में फर्म को डिसॉल्व हो जाएगी सर। क्योंकि हो सकता है ना सर, मान लीजिए 5 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर कह रहे हैं डिसॉल्व करने को, 3 कह रहे हैं नहीं करने को, तो आप लिख सकते हो ना सर कि कम से कम मिनिमम इतने पार्टनर्स कहेंगे तो फर्म डिसॉल्व होगी। अब आप कहोगे सर एक भी कहे डिसॉल्व करने के लिए तो नुकसान क्या है? अगर एक भी पार्टनर ने कह दिया जी डिसॉल्व होनी चाहिए तो डिसॉल्व कर दो, नुकसान क्या है उसमें? नुकसान ही नुकसान है। आइए जरा दिखा देता हूं सर कि मैंने कहा कि जो बात चल रही है, अब मान लीजिए सर 3 पार्टनर है, अब एक कह रहा है सर डिसॉल्व करो, बाकी 2 कह रहे हैं डिसॉल्व नहीं करो। अभी आप एक लाइव एग्जांपल ले लीजिए सर। मैंने कहा सर ये चेयर मैंने परचेज करी सर, प्लास्टिक वाली चेयर, समझ आ रही मेरी बात? मेरे ख्याल से काफी साल पुरानी परचेज कर रखी है, तब उस केस में ये 350 समथिंग की परचेज कर रखी है ये।
आपको क्या लगता है अगर आज मैं डिसॉल्व करता हूँ, इसको बेचने जाता हूँ तो कितने की बिक जाएगी? है 150 रुपये में डाउटफुल हूँ सर, 150 रुपए के लिए डाउटफुल हो रहा हूँ। वो क्या प्लास्टिक में लेके जाऊंगा बाई चांस? भाई कबाड़ी तो ये क्या ना, तो उसमें लेके जाऊंगा जो मेटल इसके अंदर है। अभी मैंने हेड ऑफिस पे इतनी सारी चेयर्स बेची हैं सर, वो खरीदी बहुत महंगी महंगी, वो इतनी सारी चेयर हुई पड़ी थी, कोई साफ भी नहीं करता था। मैंने कबाड़ी को उठा ले, मैंने पूछा हाँ भाई कितने के लेगा? कहता बहु जी 15 रुपए। मैंने क्या 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 रहा है भाई, सोच समझ के तो बोल ले थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा। कहता भाई साहब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, फोम वोम जो भी लगी हुई है मैं तो भी आपके सामने तोड़ूंगा, मेरे लिए सब बेकार है, मैं तो सिर्फ लोहा, मेरे लोहे काम का लोहा तोड़ लो आप कितने का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई उठा के लेगा, मेरे सामने मत तोड़िए, और दुख होगा। उठा के लेगा, अपने आप तोड़ता रहिए, जो तोड़े ना तोड़े तेरी मर्जी, मेरे पास ले जाओ। तो सर डिसोल्यूशन में ये घाटा होता है, जब खरीदने बैठते हैं कोई चीज तो बहुत महंगी आती है, लेकिन बेचने जाते हैं तो कूड़े के भाव बिकती है। आगे मेरे समझ में। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे पता चला जी एबीसी 3 पार्टनर, अंदर ही अंदर से ये जो एबीसी हैं, अब सी को सर पता चला जी इनसे अंदर ही अंदर इंटरनली राइवलरी है कुछ, उन्होंने कहा चलो पार्टनरशिप हम बनाते हैं, बना ली। समझ गए? कह ले भाई लगा 1 CR 1 CR 1 CR, और 1 CR ये 1 क्रेडिट नहीं है, 1 करोड़ है बस। ठीक है जी, 1-1 करोड़ लगा दिया सबने, लगा दिया। अब इसने कहा भाई डिसॉल्व करो, मुझे नहीं पता। कहता मेरे पास तो 1 करोड़ मर रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का मरना चाहिए। इसमें तो कई कहानियां भी तो बनी हुई है। एक कोई भक्ति उक्ति करता है, ऊपर वाला आ जाता है, कहता मांग क्या मांगेगा, बस एक बात ध्यान रखो, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उसे बड़ी चिंता, ये तो बड़ी दिक्कत का विषय हो गया, मुझे 1 मिलेगा और उसको डबल मिलेगा। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, तो गम्मत ने कहा सर मेरी 1 आंख चली जाओ, साले की 2 जाएंगी। बदला मिल गया पड़ोसी से। तो ये नहीं कह रहा कि सर 50 करोड़ मुझे मिल जाए, उससे 100 करोड़ मिले, कोई नहीं, 50 करोड़ तो मेरे पास आ गए, तो पड़ोसी के 50-100 करोड़ आ जाएंगे सर, वो बड़ी दिक्कत का विषय है। तो इस तरह की इसलिए ऐसी चीजें रखी जाती हैं, कायदे कानून बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी को डिसीव ना कर सके, कोई किसी को फ्रॉड ना कर सके। ठीक है? और मान लीजिए 1 मिनट के लिए पहले नहीं बना पाए, बाद में दिमाग में आती है बात और सारे पार्टनर रेडी हैं, तो आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं सर। कौन से पैसे? वो पार्टनर से बटेंगे, बाकी जो आउटसाइडर उनको पे करने पड़ेंगे। पूरा चैप्टर है, चिंता मत कर, डिसोल्यूशन पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा है। अच्छा तो जिन, अच्छा मान लो सपोज करो 1 करोड़ मैंने लगाया, 1 करोड़ तुमने लगाया, 1 करोड़ इसने लगाया, 3 करोड़ से पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। जो माल वाल उधार खरीदा, मान लो लायबिलिटीज होंगी बिजनेस के अंदर, तब तो कहेगा तू लायबिलिटी आउटसाइडर है, तुम तेरे को पेमेंट नहीं करेंगे, हम डिसोल्व कर रहे हैं, यही कह रहा है। नहीं देखो बदमाशी करनी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, कहीं ज्यादा बदमाशी करोगे तो बल्कि नाम भी ले लेकर, वो जानते हो वो स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है, मेरे भी थोड़ा हौसला बन जाएगा। चलिए आइए सर, आए बदमाशी से बाहर। ये सारे चैप्टर हैं, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सारे चैप्टर सीखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ड्यूरेशन ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, कि भी कितने फर्म के टाइम के लिए आप फर्म को एग्जिस्ट कराना चाहते हो। तो द एक्सटेंट ऑफ बोरोविंग इच पार्टनर कैन ड्रॉ, भाई कितने पार्टनर कितने ड्रॉइंग कर सकता है, कितनी बोरोविंग कर सकता है फर्म से, वो बता सकते हो जी। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए पता चला जी, मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं, 1-1 करोड़ लगा दिए। अब एक पार्टनर कह रहा है जी मैं तो 1.5 करोड़ निकालूंगा। अब मजाक चल रहा है क्या, इतने तो लगाए भी नहीं। क्या चलो कोई बात नहीं, अच्छा वो कहते ठीक है 80 लाख निकालूंगा। 1 करोड़ लगा रखे हैं ना, 80 लाख तो निकालने दो। अब भैया तूने 80 लाख निकाल लिए तो फॉर्म कैसे चलेगी, आप बात समझ रहे हो। तो इसलिए अगर कुछ इस तरह की कोई लिमिटेशन रखना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम ड्राइंग इतनी कर सकते हैं, तो जो कायदे कानून रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, किस तरह से फर्म के अकाउंट बनाने हैं, कोई डिफरेंट बनाना है, कुछ तरीका अलग करना है तो बता सकते हो। वे ऑफ सेटलमेंट और ड्यूज विद द डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, खुदा ना करे कोई पार्टनर मर गया तो उस मरने वाले पार्टनर्स के अकाउंट किस प्रकार से सेटल करेंगे, उसका अमाउंट तुरंत पे करेंगे क्या, नहीं पे करेंगे तो उसके लोन पे कितना ब्याज देंगे, सारी कथा कहानियां जो भी हैं वो सर हम यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हैं जी। वेयर फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टनर, भाई को डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, आप 3-4 बंदों ने पार्टनरशिप बना ली, ठीक है जी, आपने कहा जी सब कुछ हमने कंटेंट में लिख लिया या बात कर ली, फिर भी मालिक ना करे, कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या करना है, तो आप लिख सकते हो सर, सर पहले नंबर पर तो संजीव बंसल सर के पास जाएंगे, हमें पता सर पार्शलिटी नहीं करेंगे,
अगर उनसे रिजोल्व हो गई कहानी तो ठीक है, नहीं दे तो सर हम दिल्ली लेवल पे किसी कोर्ट में जाएंगे। मतलब ऐसे कोई भी कायदे कानून आप लिख सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? दैट्स क्लियर। चलिए जी, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब मैंने कहा सर कोई भरोसे वाली कोई भी तो कोई चीज होती है या नहीं होती है। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सपोज करो, अब आप किसी बिल्कुल ही घर के रिलेटिव के संग मान लो पार्टनरशिप करके स्टार्ट हो गए, हो सकता है सर आप 2 शब्द ना बोलो कायदे कानून पे। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने बैठ गए, आपने सुना होगा जी कि मामा भांजे ने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया है, 2 कजन्स ने काम स्टार्ट किया है, आप ताऊ चाचा ने काम बिजनेस इकट्ठा स्टार्ट किया है। अब सर मेरे को तो लगता नहीं सर वो आपस में कुछ कायदे कानून नियम को डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल पॉसिबल है ना कि अगर मान लीजिए कोई कायदे कानून कुछ भी डिस्कस नहीं करे, पता चला पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। बताइए कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कोई कायदे कानून नहीं बनाए, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला, रेम्युनरेशन सैलरी कमीशन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपना टाइम, उसके लिए कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रेम्युनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर चाहता है जी मैं टाइम लगा रहा हूं फर्म के लिए अंदर और मुझे उसके लिए कोई सैलरी रेम्युनरेशन चाहिए, कोई कह रहा है कि मैं परचेज कर रहा हूं मुझे उस पर कमीशन चाहिए, कोई पार्टनर कह रहा है जी मैं सेल्स करता हूं मुझे सेल्स पे कमीशन चाहिए, तो उसे क्लियर कट पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी पार्टनर को कोई सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अगला जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अगली कहानी आती है सर कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्क्राइब नहीं करते तो सभी पार्टनर्स को जो प्रॉफिट शेयरिंग में होगी सर वो क्या होगी? वो इक्वल होगी। अब जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मान लीजिए ये 3 पार्टनर्स हैं, अब पता चला जी इसने 1 करोड़ रुपए लगाए, इसने 2 करोड़ रुपए लगा दिए, अब पता चला जी इसने 3 करोड़ रुपए लगा दिए। अब जो 3 करोड़ रुपए लगा रहा है, अगर ये चाहता है कि भैया मैं तो ज्यादा पैसा लगा रहा हूं बहुत और मुझे प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे सी स्पेसिफाई नहीं करता मान लीजिए ए और बी के सामने, तो इसको जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल ही मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है जी। अगर हम इस जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर हम इसे थ्योरी समझ रहे हैं तो वो हमारी भूल है, ये थ्योरी नहीं है। आप सोचिए थ्योरी कहाँ है ये? भाई मान लीजिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो आप प्रॉफिट को इक्वल बांटोगे ना। अगर आपने इक्वल नहीं बांटा तो गया क्वेश्चन। तो थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल ही है। आप मेरी बात को समझ गए? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर आप सैलरी दे देते हो तो वो गलत है। तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल ही है, तो इसलिए हम इसको बड़े ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया, अमाउंट लगाया बिजनेस पे, उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। भाई अगर मान लीजिए पार्टनर चाहते हैं ना जी, जैसे मान लीजिए मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, एक ने 1 करोड़ लगाया, दूसरे ने 2 करोड़ लगाया, तीसरे ने 3 करोड़ रुपए लगाया। अब वो कह रहा है चलो यार प्रॉफिट इक्वल बांट लो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इतना पैसा लगा रखा है कि उस पर इंटरेस्ट तो ज्यादा दे दो, तो भाई नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे उन्हें इंटरेस्ट मिले, तो उन्हें ये पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी पार्टनर को उनके लगाए हुए कंट्रीब्यूशन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर फर्म से कोई ड्राइंग करता है, यानी कुछ भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज करने के लिए, ठीक है जी, तो उस ड्राइंग पे उसे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अगर फर्म चाहती है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है और वो पार्टनरशिप फर्म को उस पर इंटरेस्ट दे, तो पार्टनरशिप फर्म को ये बात स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन का क्या बन गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी क्या है सर? अगर मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को अपने कैपिटल के एडिशनल में कुछ कंट्रीब्यूट करता है एज ए लोन, तो उस पर उसे इंटरेस्ट का अधिकार होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो होगा 6% पर एनम। सर कई बार क्या होता है, पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, स्टूडेंट लिख कर आता है 6%, टीचर नंबर देता है 0। 6% और 6% पर एनम में बहुत डिफरेंस है सर। अगर मान लीजिए हम कहते हैं 6%, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर जो फर्म को लोन दे रहा है, चाहे वो 1 दिन के लिए दे रहा है चाहे 1 साल के लिए दे रहा है, उसे 6% का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन सर अगर हम कहते हैं 6% पर एनम,
तो उसका मतलब ये होता है कि जब पूरे साल के लिए ब्याज देगा तो 6% का ब्याज होगा, यानी 6 महीने के लिए दे रहा है तो 3% का ब्याज रह जाएगा। इट्स लाइक दैट, समझ आई बात? तो वो क्या है, वो है 6% पर एनम। यहाँ पर उस केस में जो एक्सिस में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करा कैपिटल के अलावा, तो उसे 6% पर एनम की ये कहानी दी जाएगी। बताइए बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? विदाउट कोई कंफ्यूजन? चलो आपके स्क्रीन पे अटेम्प्ट लिखिए जी, आपके आंसर क्या होंगे। ध्यान से पढ़ना है, पढ़ कर सही जवाब देना है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। अब क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो कुछ इस तरीके से आएंगे, पढ़िए करिए। हो गया? हाँ जी सर, हो गए? चेक करो। हाँ जी सर, इसमें सबसे पहले क्या किया गया जी? आपको बताना है कि जी क्या जो कोई पार्टनर कोई क्लेम कर रहा है वो वैलिड है। अगर क्वेश्चन में उसने बता दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट, यानी ये पार्टनरशिप फर्म को बना के स्टार्ट करके शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड आपस में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी सर। ठीक हो गया? पहला केस, बी हैज एडवांस ए लोन टू दी फर्म। बी ने फर्म को एक लोन दिया है सर, ठीक है जी, और वो चाहता है कि उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिले वो मिले अगर ये लोन अगर बैंक से चार्ज करा जाता। बैंक से भी तो लोन लेते हैं, तो अगर बैंक से लोन लेते तो ये ब्याज जो इनको पड़ता 13% पर एनम का मिलता। तो बी चाह रहा है जी अब उसने लोन दे दिया बैंक की जगह, तो 13% का ब्याज उसे मिल जाए। तो बी का क्लेम वैलिड है या नहीं है? नहीं। तो अब प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए जी, पेपर में फुल नंबर आए तो आप हेडिंग में डालेंगे क्या, बीस क्लेम इज नॉट वैलिड, उसके बाद रीजन डालेंगे, बीस क्लेम इज नॉट वैलिड, ठीक। फिर नीचे डालेंगे रीजन। आप मेरी बात को समझिए, बहुत बड़ी चीज है सर प्रेजेंटेशन। आप ध्यान करिए, मैंने 11th में आपको प्रेजेंटेशन कितनी सिखाई थी जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो गई थी, तो वही प्रेजेंटेशन को हमें 12th में कंटिन्यू करना है अगर 100 नंबर लाने हैं तो पहले हमने हेडिंग में लिखा 20 क्लेम इज नॉट वैलिड, फिर उसके बाद नीचे लिखा रीजन, फिर आप लिखोगे कि बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इफ एनी पार्टनर कंट्रीब्यूट द वैकेंसी लोन तो ही कैन बी एंटाइटल ओनली इंटरेस्ट 6% पर एनम। ठीक हो गया जी, यानी 6% पर एनम के हिसाब से उसे मिलेगा। ठीक, आगे जी। हाँ जी, कितनों का जवाब ठीक है जी? रीजन कितनों का जवाब ठीक है? अच्छा, गलती करी है बच्चों ने, हाथ नीचे, कोई बात नहीं। देखो जो गलती अपनी एक्सेप्ट करेगा वो 6 भी मारेगा। किसकी गलती, किससे गलती हो गई? हाँ जी, क्या करा आपने बताइए? वैलिड मान दिया आपने? ओके, आपने क्या करा? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज ही पढ़ा है ना, कोई बात नहीं। अगला बोलिए जी, किससे गलती हो गई?
अब याद रहेगा, अब समझ आ गया, कोई बात, शायद 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 जी। साइलेंट का मतलब है डिस्कस नहीं करा, लिखा नहीं कहीं पे। अब मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, पता चला जी 15 साल 20 साल बाद पता चला तू और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब तू कहेगा सर से क्या डिस्कस करूं, कायदे कानून जो होगा चल देख लेंगे आगे, चलो आगे, दैट्स लाइक, तो कोई कायदे कानून डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए जी अगला, ए हैज कंट्रीब्यूटेड रुपीज 1 लाख, ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 50,000 लगाए, लेकिन कैसे लगाए, एज ए कैपिटल, यानी कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ओके फाइन, बी वांट द प्रॉफिट शेयर इक्वली, लेकिन बी चाहता है कि फिर भी उसके बावजूद प्रॉफिट का हिस्सा उसको इक्वल मिले। हाँ जी, तो हमने क्या डाला, किसने बात करी, बी, तो हम ये बोलेंगे बीज क्लेम इज वैलिड, फिर नीचे लिखेंगे रीजन। आपने बात को समझ रहे हैं, बीज क्लेम इज वैलिड, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे हम उसका रीजन कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो देन ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक हो गया, चलिए अगला जी। अगर भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो सबको इक्वल रेशियो मिलेगी। अभी मैंने बताया नहीं पीछे, ए ने 1 करोड़ लगाए, बी ने 2 करोड़ लगाए, सी ने 3 करोड़ लगाए। अगर सी चाहता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं करवाया सी ने पार्टनरशिप डीड में तो इक्वल ही प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए तो आपको पढ़ा लिखा बना रहे हैं, और किसलिए बना रहे हैं कि कल को आप पार्टनरशिप फर्म में बनाते हो किसी के साथ और आप पैसा ज्यादा लगाते हो तो भैया बोलो उसको कि भैया पैसा ज्यादा लगा रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो साइलेंट तो नहीं मिलेगा ना इसका मतलब। तो, हाँ अभी तो बता रहा हूं ना, इसलिए आपको पढ़ा लिखा रहे हैं कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए दूसरे वाला 2 करोड़ लगा रहा है, आप 6 करोड़ लगा रहे हो, तो अगर आप नहीं बोले तो आपको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा लीगली। पास में आ गई, तो आप चाहते हो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले तो आप लिखवाओ पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, ए स्पेंड ट्वाइस द टाइम एज कंपेयर टू बी, यहाँ पे ए जो है दुगना टाइम लगा रहा है एज कंपेयर टू बी के। ठीक है जी, अब वो चाहता है कि इस बात के लिए उसको सैलरी मिले एक्स्ट्रा टाइम के लिए, नॉट वैलिड। तो भाई आप बोलोगे जी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कहां पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा रेम्यूनरेशन के लिए, कि किसी पार्टनर का कोई रेम्यूनरेशन सैलरी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। चलिए अगला चलते हैं जी। वाई हैज प्रोवाइडेड कैपिटल रुपीज 50,000, वाई ने यहाँ पे जो कैपिटल लगाई है सर वो 50,000 लगाई है सर। ठीक है जी, वेयर एज एक्स हैज प्रोवाइडेड 5,000 ओनली एज कैपिटल, जबकि एक्स ने 5,000 रुपए लगाई है सर। ठीक है जी, एक्स होवेवर प्रोवाइड रुपीज 10,000 एज लोन, लेकिन एक्स ने 5,000 के अलावा एक लोन दिया है फर्म को। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई, वो पूछ रहा है जी क्या इंटरेस्ट एक्स और वाई को मिलेगा। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि भाई वाई को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो एक्स है उसी कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसने लोन दिया उस पर उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक हो गया, आगे बात सुनने कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उन कैपिटल पे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप साइलेंट है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने जैसे यहाँ पे अब लोन दिया है, ठीक हो गया। चलिए जी आगे, एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू द बिजनेस, एक्स चाहता है कि उसका बेटा जेड जो है वो बिजनेस के अंदर आ जाए एज ए पार्टनर। दूसरा पार्टनर वाई जो है वो मना कर रहा है कि भाई नहीं हम उसको एंट्री नहीं दे रहे। तो क्या लगता है मानी जाएगी ये बात या नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो सर एक नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर रेडी ना हो। अपनी बात को समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है जी, अगर मान लीजिए 10 पार्टनर भी हैं, अगर ये एक पार्टनरशिप फर्म है और मैंने कहा सर यहाँ पे अगर 10 पार्टनर भी हैं, अगर मान लीजिए, और बात हो रही है सर एक नए पार्टनर की, आप बात समझ रहे हो, और सिर्फ एक सिंगल पार्टनर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो भी सर एडमिशन नहीं होगा अनलेस अनलेस पार्टनरशिप डीड में कहना रखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में कह दिया कि भाई 80% पार्टनर अगर तैयार है तो एडमिशन हो जाएगा, तो अलग बात हो गई। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जब तक सारे पार्टनर्स तैयार नहीं होंगे नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर, समझ आ रही मेरी बात, बहुत बढ़िया।
ठीक है जी, अब आप देखिए आपका आंसर ठीक है या गलत है। अगला जी, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। हमने कहा ए बी सी पार्टनर्स एक फर्म में। ए एंड बी एग्रीड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर डी बट ऑब्जेक्टेड बाय सी। ए बी सी पार्टनर्स, ए बी, अब दो पार्टनर तैयार हैं से, ठीक है जी, लेकिन अब एक मना कर रहा है। वही समझाना चाह रहा हूँ, नहीं होगा एडमिशन, मेजोरिटी का कोई रूल नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में कहेंगे तो अलग बात है, नहीं तो मेजोरिटी के बेस पे भी एडमिशन नहीं होगा पार्टनर का। ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर? गुड। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं हम राइट्स ऑफ ए पार्टनर, कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कोई है तो उसके अधिकार क्या होंगे। तो पहला जी, राइट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, कि जो भी उसकी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उसमें उसका अधिकार है। ठीक है जी, जो एसेट्स हैं उसमें भी उसका अधिकार है, लायबिलिटी जो पे करनी है उसमें भी उसका अधिकार है कि उसको पे करनी है। राइट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, जो भी उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उस पर उसका अधिकार है। कोई ये नहीं कर सकता तूने पैसे लगाए थे भूल भूल जा, दैट्स नॉट लाइक दैट। राइट इन गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल है, जो जब तक वो कराया जाएगा, रेपुटेशन, नाम, नेम एंड फेम, उसको निकालने के बाद जो भी गुडविल निकल कर आएगी उसमें सभी पार्टनर्स का अधिकार होगा सर। राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और वो ए बी सी, और ए और बी कह रहे हैं हमको डिसीजन लेना, सी तो जरा बाहर जाएगा, लिख दिया। हर एक पार्टनर को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, फर्म का कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें भी अधिकार है, कोई लॉस है तो उसको भी उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, तो ए और बी ये नहीं कह सकते जी हम अपना बुक्स वगैरह मेंटेन कर लेंगे, देख लेंगे, तेरे को देखने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी मर्जी से ना देखना चाहे तो एक अलग बात है, कोई कंपल नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज कोई भी पार्टनर चाहता है तो वो बुक्स और अकाउंट्स को कभी भी किसी टाइम चेक कर सकता है। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर होना चाहता है तो प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो रिटायर हो सकता है। अगर बाकी पार्टनर्स अगर तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। राइट नॉट टू एक्सपेल बाय द अदर पार्टनर्स और फर्म, मैंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी इकट्ठे हो गए कि भैया सी को बाहर निकालो, तो दोनों कह रहे हैं भैया हम दोनों ने डिसाइड कर लिया भैया तेरे को पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है, तो नहीं कर सकते सर। ये उसका अधिकार है कि वो अपना जो एक्सपेंशन वो है वो रोक सकता है सर। राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अभी बात हो चुकी है सर कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन कोई भी पुराना पार्टनर रोक सकता है। राइट टू डिसॉल्व द फर्म इन केस ऑफ फर्म एट विल, जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनरशिप डीड में अगर लिख दिया जाता है कि ये फर्म एट विल है, तो यानी इसका मतलब जब तक सबकी इच्छा है तब तक फर्म चल रही है। अगर किसी भी पार्टनर ने कह दिया जी मेरी विल नहीं है तो फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर फर्म एट विल है तो उस केस में कोई भी पार्टनर नोटिस देने के बाद फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। राइट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय हिम, जो भी उसने कैपिटल लगाई है उस पर उसका इंटरेस्ट का अधिकार है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करवा देता है तो, नहीं कराता तो बात खत्म हो गई। राइट द रेमुनेशन ऑफ हिज पार्टिसिपेशन, जो भी बिजनेस के अंदर वो पार्टिसिपेशन कर रहा है उस पर वो रेमुनेशन मांगने का अधिकार रखता है, अगर वो अगेन पार्टनरशिप डीड में लिखवा देता है, स्पेसिफाई करवा देता है तो। राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एनी एक्सपेंसिव पेड आउट बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए पार्टनरशिप फर्म था सर, बिजली का बिल आया हुआ था, लास्ट डेट आ रही थी, पता चला किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल फंड से उस बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेड आउट कर दिया, तो वो इस एक्सपेंसेस को जो उसने पर्सनली पे कर दिया अपने आप को ऑब्वियसली इंडेमनिफाई करवाएगा बाद में फर्म के बैलेंस से। हो गया? तो कई बार तो ऐसा होता है ना, पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि भाई काम करते रहो बराबर से, तो कोई पेमेंट करनी है मान लीजिए टाइम भी, तो मतलब पार्टनर ने पर्सनल अपने फंड से पे कर दिया तो बाद में वो उसका रिएम्बर्समेंट पार्टनरशिप फर्म से ले लेगा। अगर सर अधिकार है तो ऐसा नहीं है सिर्फ अधिकार ही होंगे सर, कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे जो पार्टनर्स के होंगे। बोलिए नहीं सर, बात नहीं समझिए, मैंने कहा ये भी जो रिटायरमेंट की जो कहानी है ना सर, ये भी क्या होगा पार्टनरशिप डीड में कहानी लिखी हुई होगी कि नोटिस देने के बाद कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। आप आपको समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? तो अगर लिखा हुआ है तो उसका अधिकार हो गया ना। नोटिस जो कह रहे हो आप, वो यहाँ पे ड्यूटी इसलिए नहीं बोल रहे कि उसका अधिकार है कि भाई नोटिस देने के बाद रिटायर हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं भाई तुझे तो मैराथन फर्म को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, नहीं करना तो डिसॉल्व करो भाई, ठीक, या पार्टनरशिप डीड में लिखो कुछ बात।
शुड नॉट यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये ना पता चले जी फर्म की गाड़ी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, फर्म की और कोई प्रॉपर्टी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, पर्सनल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शुड वर्क इन द फेवर ऑफ द फर्म, अपने फेवर में ना करके फर्म के फेवर में काम करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कई बार अपना जो फेवर है वो फर्म के फेवर से अगेंस्ट में हो, तो यहाँ पे जो फेवर देखना चाहिए वो फर्म का देखना चाहिए बजाय अपना। शुड टेक पार्ट इन डे टू डे वर्किंग, फर्म की जो भी डे टू डे वर्किंग है तो उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करे और आगे बढ़कर काम करे। शुड कंपनसेट द फर्म फॉर द लॉसेस इनकर्ड बाय हिज नेग्लिजेंस, अगर बाय चांस उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान हो जाता है तो वो उस नुकसान को कंपनसेट करे। ठीक, ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुड नॉट कम्पीट द फर्म, कि कोई पार्टनर फर्म को कॉम्पीट ना करे। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा, ठीक है जी, अब मैंने कहा जी स्काईलाइन ट्यूटोरियल, राइट। अब स्काईलाइन ट्यूटोरियल मैंने कहा अपने पार्टनर से कि हाँ भाई मैं स्काईलाइन के अंदर तेरे संग काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, स्काईलाइन ट्यूटोरियल, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है सर, आप बताइए सर, अब आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 11th में पढ़ चुके हैं, आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, स्काईलाइन ट्यूटोरियल में या संजीव बंसल में? संजीव बंसल हो गया ना कहीं ना कहीं। अब पता चला जी मैंने अपने पार्टनर का स्काईलाइन ट्यूटोरियल, हाँ यार मैं तेरे संग पार्टनर में हूँ, ठीक। अब पता चला जी मैंने एक एरिया में एक और खोल लिया जी बंसल क्लासेस, मैं कह रहा मैं नहीं हट रहा स्काईलाइन, मैं हूँ तेरे साथ, बंसल क्लासेस और खोल लिया। अरे मेरी बात सुनिए, अब पता चला जी 1 मिनट के लिए सपोज करें एक फिक्स फिगर, मान लीजिए यहाँ पे 2000 फीस रखी हूँ, 1800 रुपये, मैं हूँ तेरे साथ भाई, चिंता मत। आपको समझ रहे हो, कहीं ना कहीं चीटी हो गया, कॉम्पिटिशन ही हो गया। इज दैट क्लियर? भाई मैं यहाँ कहूंगा जी यहाँ 2000 फीस आएगी तो फर्म के पास जाएगी, अब 1800 आएगी टोटल मेरी जेब में जाएगी, मैंने कहा जी 1800 यहाँ 2000, मैं हूँ तेरे साथ। किस तरह का? नहीं सर मैं कर ही नहीं सकता, इलीगल है, ये समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, नहीं कर सकता, वी कांट डू। इज दैट क्लियर? ये तो इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको भाई, आपको इसलिए तो सिखाया जा रहा है कि भाई क्या चीज सही है और क्या गलत है, तो नहीं कॉम्पीट कर सकता सर कोई। शुड बी द डेफिशिएंसी अराइजिंग इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, मालिक ना करे, 3 पार्टनर है, अब पता चला 3 पार्टनर में से एक पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर दिवालिया हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी डेफिशिएंसी किसको बियर करनी पड़ेगी? बाकी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स को। तो ये उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसकी लायबिलिटीज वगैरह रिमेनिंग पार्टनर्स पे करें, क्योंकि पार्टनर्स में जो फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बशर्ते अगर पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ना हो। क्योंकि एक नया फंडा कंसेप्ट आ चुका है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, तो उसके अपने कायदे कानून नियम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है जी। चलिए अगला जी, ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज इन गुड फेथ, सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें, गुड फेथ में ऑब्जर्व करें, अपनी ड्यूटी को डिलीजेंटली पूरा करें, लॉसेस है कोई फर्म के तो उसको भी शेयर करें, रिटर्न द प्राइवेट फंड इफ अर्न फ्रॉम द बिजनेस रिसोर्सेज। अब पता चला जी बिजनेस का कोई रिसोर्स चुपचाप निकाल दिया, अब पता चला प्राइवेटली कुछ यूज कर लिया, उसको कोई प्रॉफिट हो गया बाई चांस, तो भैया वो प्रॉफिट उसको फर्म को वापस करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर? तो यानी कोई भी फर्म की प्रॉपर्टी का इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता जी। नॉट टू एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी, अब मान लीजिए मेरी बात को, अब 1 मिनट के लिए सुनना जरा ध्यान से और बताना जी क्या कहते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे सपोज करो 3 पार्टनर है सर, ठीक है जी, इसको कहा गया कि भाई तू परचेज करेगा, भाई तेरा सेल डिपार्टमेंट है और तेरा एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस रिगार्डिंग कुछ चीजें वो तेरे डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब पता चला जी इस व्यक्ति ने सेल कर दी, ठीक है जी, इसने क्या कर दी? सेल कर दी, किसको? कस्टमर को, ठीक हो गया। अब ये 2 पार्टनर कस्टमर के पास रीच कर रहे हैं और अपनी पार्टनरशिप डीड दिखा रहे हैं उसको कि देखो हमारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये सेल नहीं कर सकता था, इसने सेल कर दी, हमारा प्रोडक्ट वापस दो, आपके पैसे हम वापस दे रहे हैं, और क्रेडिट सेल है तो बात खत्म हो गई जी, आपको कोई पैसे नहीं देना, हम अपना सामान वापस ले लिया। तो क्या लगता है सर वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वैलिड है नहीं है? कर सकते हैं, क्या लगता है जी आपको? कर सकते हैं वापिस जी, क्या लगता है? कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा और कह रहा नहीं कर सकते? हाँ जी, वंश गुप्ता कह रहा नहीं कर सकते।
4 जने कह रहे नहीं कर सकते, 5 जने कह रहे नहीं कर सकते। ये 5 जने ठीक है, बाकी गलत हो गए। आप समझो मेरी बात को, इन्होंने आपस में बता रखा, बाहर वाले को सुनना पता है। पता है, देखो जब अपने पर पढ़ते हैं ना तो यूं दिमाग चलता है। अभी इसने कहा ना कि हाँ सर वापिस होगा, अभी देखते हैं सर, शुरू करें। हाँ जी सर, ये एक दुकानदार है, दुकान है, ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ज्वेलरी की शॉप है सर, ठीक है जी। आपकी फैमिली गई सर परचेजिंग करने के लिए, ठीक है जी, ज्यादा का तो नहीं, खैर 70 लाख की ज्वेलरी ले आई, ठीक है जी, इस व्यक्ति से 70 लाख की ज्वेलरी। अब पता चला जी अगले दिन ही रशिया यूक्रेन का सर वॉर छिड़ गई सर, ठीक हो गया सर। अब पता चला जी जो 70 लाख का आपने जो खरीदा है उसका अगले दिन रेट हो गया सर 90 लाख रुपए। अब ये व्यक्ति आपके पास अप्रोच करता है, कहता भाई इसको तो सेल की अथॉरिटी नहीं थी, अपना 70 लाख वापस लो भाई, हमारा सोना वापस दे दो। तो आप कर दोगे ना सर? आप तो पलट रहे हो बात से, अभी तो कह रहे थे आप। आया कुछ समझ में नहीं आया? तो भैया बाहर वाले को क्या पता है इसकी क्या छोटी है क्या नहीं है, वो उनका इंटरनल मैटर है। इसलिए कंसेप्ट क्या पढ़ा था, म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक पार्टनर कोई भी काम करता है तो बाकी पार्टनर फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए से ड्यूटी में लिखा है कि भाई अगर तेरी अथॉरिटी सेल करने के लिए नहीं है तो भैया मत कर प्लीज। आगे बात सुनने, भैया तेरी ड्यूटी परचेज करने के लिए नहीं है तो भैया प्लीज मत कर। कर ली तो वैलिड मानी जाएगी वो, आप आउटसाइडर को मना नहीं कर सकते। या आप आउटसाइडर को पहले बताओ, अगर आउटसाइडर को पता है भैया इसकी परचेज की अथॉरिटी नहीं है और फिर भी वो परचेज कर रहा है तो फिर वो वर्ड अबिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड ने गुड फेथ के अंदर डील करा है तो भाई वो वैलिड माना जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखना, अगर हम वाकई में अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे जरूर काम आएगा सर। हाँ जी, नोट टू असाइन हिज राइट एंड डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जो उसके अधिकार हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्दर आगे वो किसी को ना दे सर। आप बात को समझ रहे हैं, वो अपने तक रखे, ये उसकी एक ड्यूटी है सर। ठीक, चलिए जी, अब ये सर क्वेश्चन नंबर सेकंड सर इसके बेसिस पे है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए जी। सर एबीसी पार्टनर्स हैं इन ए फर्म एंड दे हैव सम कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज टू बी रिजॉल्व। उसने कहा जी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व करने हैं। कहीं नहीं कहा पार्टनरशिप साइलेंट है, अपने आप से कोई पिक्चर मत बना लेना। एक बार सुन लेता अपने आप से पिक्चर बना लेता पार्टनरशिप साइलेंट है, भैया कोई साइलेंट वगैरह कुछ कहा ही नहीं है उसने। उसने कहा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको दूर करना है। पहला सर ए ने 10,000 रुपए निकाले सर फर्म के बिजनेस से और बिगर बताए निकाले सर। बता के निकालता कोई बात नहीं, वैलिड है, ड्राइंग थी, बिगर बताए चुपचाप निकाल लिया तो तरीका तो गलत है। एंड मेड ए प्रॉफिट 2,000 ऑन इट, और जो 10,000 रुपए निकाले थे उस पर 2,000 रुपए उसने कमा लिए, ठीक है जी। ए रेडी टू रिटर्न द 10,000। ए यहाँ पे फर्म को 10,000 रुपए कहता भाई ले लीजिए वापस रख दिया भाई। तो अब आप इस कन्फ्लिक्शन को कैसे दूर करोगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि भाई 10,000 तो दे नहीं पड़ेंगे भैया, 2,000 जो कमाए हैं वो भी वापस कर। इज दैट क्लियर? कि जो तूने 10 लिए थे गलत तरीके से वो तो वापस देगा ही, जो 2,000 कमाए थे वो भी वापस कर। अगला जवाब, बी पर्सनली यूज 20,000 बिलोंग्स टू दी फर्म। 20,000 रुपए फर्म से बिलोंग करते हैं और बी ने उसे पर्सनली यूज कर डाला, और पता है जी 5,000 का नुकसान खा गया। इसमें भी लगाए उसने आगे 20,000 रुपए, 5,000 नुकसान खा गया। अब वो 15,000 रुपए वापस करना चाह रहा है फर्म को, लो भाई 5,000 नुकसान हो गया, सॉरी 15,000। अब आपका क्या हुआ है? फंसा दिया ना आपने। मतलब प्रॉफिट है तो फर्म का, लॉस है तो भाई तू बियर कर, तूने क्यों गलती करी। आ रही है बात सुनने? यानी किसी किसी भी सिचुएशन में फ्रॉड को मोटिवेशन नहीं देनी। आप मेरी बात को समझ गए? किसी भी सूरत में फ्रॉड को मोटिवेशन नहीं दिया सकता लीगल रूप से। इज दैट क्लियर? प्रॉफिट हुआ तो भाई फर्म का हुआ, लॉस हुआ तो तेरा पर्सनल हुआ, भैया क्यों निकाले लीगल पूछे। चलिए जी अगला, सी चाहता है कि नए पार्टनर डी को एडमिट करना, लेकिन ए और बी मना करने हैं। एडमिशन नहीं होगा सर, जब तक सारे पार्टनर्स तैयार होंगे एक नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, चलिए जी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म सर। ध्यान दीजिए सर, जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के 11th में अकाउंट्स बनाने सीखे तो हमने क्या करा कि पहले हमने ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब सर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा सर, जो आपने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट वही सेम है जो आपने 11th में सीखा था, वैसे ही सेम बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल वही सेम है जीरोक्स जैसे आपने वहां सीखा था, लेकिन सर एक अकाउंट यहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन आफ्टर जाके बैलेंस शीट की बारी आएगी। बात सुन रही है? देन आफ्टर बारी किसकी आएगी? बैलेंस शीट की। तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो एक अलग बात है कि आपके कोर्स में सर यहाँ पे 12th में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट दोनों रिलेटेड है। आपके कोर्स में सर P&L एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है। लेकिन सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ऐसे पढ़ाया, आप मेरी बात को समझिए, तो आप चैप्टर कर जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं एक बार आपको पूरा समझाऊंगा कि रियल लाइफ में जो हमें बनाना है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। क्या मेरी बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? जरा मेरी बात को समझिए। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो सर जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसी तरह से सर वो हमारे को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद P&L अकाउंट जो हम बनाएंगे सर, वो सर हमारे को नेट प्रॉफिट दे देगा। आप मेरी बात को समझ गए? अब पहले क्या था? पहले कोई लड़ाई नहीं थी यार आपस में, पहले कोई लड़ाई नहीं थी। और वो लड़ाई इसलिए नहीं थी ना कि सोल पार्टनरशिप थी, जो नेट प्रॉफिट है वो एक का। अब चक्कर क्या है सर? अब पता चला जी नेट प्रॉफिट हो गया, अब पता चला जी पार्टनर राम रहीम सोहन 3 पार्टनर्स हैं, तो क्या नेट प्रॉफिट तीनों में बटेगा? नहीं। बात सुन रही है? जो प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा ना। तो वो प्रॉफिट कैसे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप अपने दिमाग में रख के चलेंगे, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तो उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, जो हमने 11th में सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता क्या था? नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो फिर हम वहां देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताइए सर, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा जो अब आपका ये P&L अकाउंट जो ये बनेगा, देखिए जरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नेट प्रॉफिट सर कहां से आया? ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? P&L अकाउंट से। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिए सर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड हुई तो हो सकता है ना सर कि आप उस प्रॉफिट के अंदर से कुछ प्रॉफिट आप अपने सेट असाइड कर रहे हो रिजर्व की तरह, कि भाई किसी को नहीं मिलेगा, ये प्रॉफिट है किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर फ्लोइंग बैक करा जाएगा ताकि बिजनेस एक्सपेंड करे। पॉसिबल और नॉट? तो आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए एक बैग है मेरे पास जिसमें नेट प्रॉफिट रखा हुआ है, सोचिए आप, और उसमें से हमने कुछ एक साइड में रिजर्व रख दिया कि भैया ये प्रॉफिट का अमाउंट रिजर्व की तरह रख रहे हैं, जो हम किसी को नहीं बांटेंगे, किसी पार्टनर को नहीं देंगे, ताकि बिजनेस हमारा ग्रो करे, एक्सपेंड करे। इज दैट क्लियर? तो यानी कि प्रॉफिट कम होगा, जनरल। आ रही बात समझे? जो आपको 11th में तरीके मैंने स्मार्ट तरीके दिए थे, वो स्मार्ट तरीकों पे चलना है आपको। भैया प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो जब आप प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व की तरह साइड में रख रहे हो तो प्रॉफिट घटेगा ना, डालिए सर डेबिट। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर कोई एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और पार्टनरशिप डील में मान लिया कि भाई उनको सैलरी देनी है, तो जब आप पार्टनर को सैलरी दोगे तो प्रॉफिट घटेगा या नहीं घटेगा? तो सर डेबिट हो गया। अब आप कहोगे सर जो सैलरी थी वो हम P&L अकाउंट में डालते थे। भाई P&L अकाउंट में सैलरी एम्प्लॉय की होती थी, ये सैलरी किसकी है? ये मालिक की सैलरी है, पार्टनर्स की सैलरी है। तो फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तो मालिक को सैलरी मिलेगी, अब प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई वी आर आई एम सेइंग P&L एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर मतलब क्या है कि भैया अगर प्रॉफिट होगा तो ये आप दोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया जय श्री राम, कुछ नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए एक मिनट के लिए कोई फर्म इस प्रकार की है कि वर्कर्स को अपॉइंट कर रखा है और पता चला जी वर्कर का एक्सीडेंट होना एक लाजमी बात है। जैसे जो लोहे का जिनका काम होता है, स्क्रैप का जिनका काम होता है, वेल्डिंग का जिनका काम होता है, वहां पे एम्प्लॉय को लगना नॉर्मल बात है, लेबर को लगना। इज दैट क्लियर? अब लेबर को लग गई मान लीजिए, अब खून वून निकल गए बाई चांस, अब मालिक क्या देगा? 2 गाली सुनेगा, चल भागे से, खून निकल गए, अरे बेटा लग गई, अच्छा कोई बात नहीं, अरे डॉक्टर के लेके जाओ, या खुद लेके जाएगा, मलहम पट्टी कराएगा, पैसे कौन देगा? मालिक देगा, पार्टनर देगा। इज दैट क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, समझ आ गई? अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो क्या करा जाएगा? कहते इस तरह की फर्म है
तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में रखा जाएगा ना कि भाई कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें से पे करेंगे, एम आर राइट। तो प्रॉफिट कम होगा सर, यहाँ डाल दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आने दो, वो भी पढ़ाऊंगा, समझ आ गई मेरी बात? अभी छोड़ दो, एक मिनट बता दूंगा। अब पार्टनर से कैपिटल लगाई, अब ये कह दिया कि भाई पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखे उस पर इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट कम हो रहा है, डेबिट में आ गया सर। पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट कम हो गया सर। इसके अपोजिट अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहा है और फर्म उसे इंटरेस्ट मांग रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्रेडिट। तो ये जस्ट एक मैंने आपको हल्का सा झरोखा दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ आ रही मेरी बात? मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर अब पूरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने ये फील किया होगा, लगभग 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 मान के चलो आप अकाउंट्स में 80% प्रैक्टिकल चल रहा होता है, 20% थ्योरी चल रही होती है। आ रही है मेरी समझे? अब आपका ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ गया? अब यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह, अब ये सब कुछ अब आप सीखोगे। जी सर। अगर मान लीजिए पार्टनर्स को टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म उसको सैलरी दे रही है, तो सैलरी कहां से देगी, प्रॉफिट में से तो देगी। प्रॉफिट कम नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर को सैलरी कौन देगा? तो आउटसाइडर तो है नहीं, क्यों कहेगा जी आउटसाइडर से हम ले लेंगे जी, जो भी देना होगा फर्म के प्रॉफिट से तो दोगे। तो अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो अब ये अप्रोप्रिएशन है कि फर्म का प्रॉफिट होगा तो आप दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसफर सैलरी इनटू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो जरा सी छोटी सी बात बताई है। अभी तो मैं इंडिविजुअली इनके ट्रीटमेंट सिखाऊंगा आपको। आपका जो मेरा जो मटेरियल है, जो आप देख रहे हो ना, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ठीक है जी, आगे एक एक चीज का ट्रीटमेंट आ जाएगा सर, एक एक चीज का जब आगे पढ़ेंगे ना सर हम, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी, ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन, सब कुछ आपको अलग से एक एक बार दोबारा समझाया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट प्रैक्टिकल जो है इस टॉपिक का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो।